ये आपके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत हैं। असल में संसदीय प्रश्नों के उत्तर जब भी कभी मेरी आवाज़ नहीं आए या कुछ बाधा आए, तो आप इन कॉल मैसेजेज़ में मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है? तो सीधे हम आते हैं बिंदु पर कि असल में संसदीय प्रश्नों की चर्चा की आवश्यकता क्या है? ठीक है? एक बहुत बड़ा मन में आता है कि अरे क्या ज़रूरत है? तो केवल इस लिहाज से नहीं ज़रूरत है कि इसमें डाटा है, क्वेश्चन है और अद्यतन केवल सूचनाएँ हैं। मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन संसदीय प्रश्नों में जो है कई सारे जटिल प्रश्न हैं। जैसे राजभाषा को लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार की नीति क्या है? तो ऐसे जो लंबे प्रश्न हैं, कई ऐसे हैं कि उच्च न्यायालयों में भाषाओं के प्रयोग को लेकर क्या स्थिति है? लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं के लिए सरकार क्या कर रही है? तो ये जो कुछ बड़े प्रश्न हैं, कुछ उलझे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आंकड़ों की भी बात की जा सकती है। तो उन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे सटीक तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, सारगर्भित तरीके से देंगे, उसका उसकी जो तकनीक है, वह यहाँ सीखने को आपको मिलेगी। कि मान लीजिए आपका साक्षात्कार हो रहा है और आपसे पूछा गया है कि लुप्तप्राय भाषाओं से आप क्या समझते हैं? ठीक है? और लुप्तप्राय भाषाओं के लिए सरकार की क्या कोई योजना है? तो यदि आपके पास संक्षिप्त में ये सूचना है कि हाँ, वो भाषाएँ जो जिनके बोलने वालों की संख्या जो है मोटे तौर पर 10,000 से कम है, उन भाषाओं को जो है लुप्तप्राय भाषाएँ और उसमें अधिकांशतः भारत की जनजातीय भाषाएँ हैं। तो आप इतना कहेंगे तो यह समझ लिया जाएगा कि आपके पास जनजातीय आपने उस विषय को माफ़ कीजिएगा, आपने उस विषय का अध्ययन किया है और आपके पास बिल्कुल सटीक सूचना है। उच्च न्यायालयों में हिंदी के का प्रयोग कार्रवाइयों में हो, इसको लेकर के हम लोगों ने अनुच्छेदों में बहुत चर्चा की है। लेकिन आज के समय में किन उच्च न्यायालयों में हिंदी में कार्रवाइयाँ हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसकी सूचना आपके पास अद्यतन सूचना है या नहीं? या यदि कोई सरकार जैसे कि तमिलनाडु की सरकार तमिल भाषा और पश्चिम बंगाल की सरकार बांग्ला भाषा के लिए जो है बार-बार अपील करती है सरकार से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से, तो उसमें उसकी क्या स्थिति है? हुँ? और सरकार ने जो है एक भाषाओं के संवर्धन के लिए क्या योजनाएँ हैं, क्या समिति बनाई है? बाद बाकी जो निराकास-विराकास है वो तो हमारा पारंपरिक है। लेकिन पारंपरिक से इतर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और ये मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपका साक्षात्कार भारत के माने विद्वजनों के शीर्ष द्वारा होगा। तो विद्वजनों के शीर्ष द्वारा होगा, तो प्रश्न की भी अपेक्षा होगी कि कुछ शीर्ष प्रश्न आपको मिले, ठीक है? तो ये मेरा सबसे पहला आपके सामने पीडीएफ शेयर किया हुआ है। तो पीडीएफ शेयर किया हुआ तो मैं पीडीएफ की पूरी बातों को नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि वो तो आपके सामने स्पष्ट हैं, सामने रखी हुई हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.45 करोड़ है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है, अब इससे देखिए ये उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जो है, अनुसूचित जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को जनजातीय भाषा कहा जाता है और इसके लिए एसपीपीईएल जो है लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये एक योजना है, जो कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा जो है चलाया जा रहा है। मैसूर इस पर काम कर रहा है। 117 जनजातीय भाषाओं की पहचान की गई है और मोटे तौर पर उसके 10,000 से कम वक्ता हैं। इसलिए इन भाषाओं को विलुप्त होने के कगार पर जो है, मतलब विलुप्त हो रहे हैं ऐसा नहीं, कुछ भाषाएं हैं आप लोगों को पता है कि नहीं, अंडमान में जो वहाँ की जनजातीय भाषा थी
तो उसमें केवल एक व्यक्ति बचे हुए थे जिनको उस भाषा की जानकारी थी। तो ये पहली बात थी इंडेंजर्ड लैंग्वेज के बारे में। दूसरी बात थी उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 1950 से जो है हिंदी का प्रयोग उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों, ध्यान दीजिएगा, केवल प्रोसीडिंग्स के लिए मैं इस शब्द का व्यवहार कर रहा हूँ, केवल प्रोसीडिंग्स में व्यवहार होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 1969, मध्य प्रदेश 1971 और बिहार 1972 में जो है उच्च न्यायालयों में जो है हिंदी का प्रयोग हो रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। की पूरी बेंच ने जो है उसे अस्वीकृत कर दिया है। सर फिर से आपकी आवाज चली गई है। हालांकि अनुवाद पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर आवाज बिल्कुल नहीं, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। आवाज अभी तक ठीक चल रहा था, बस अभी पिछले हाँ चलिए ठीक है। 35-40 हाँ जी। मध्य प्रदेश 19 उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों, ठीक है। जहाँ शुरुआत में जिस जगह से आप बात करें थे वहां से बहुत स्पष्ट था। मुझे लग रहा है कि कहीं जगह चेंज तो नहीं हुआ जी, क्योंकि अच्छा अभी अच्छा। नहीं आ रही है आवाज। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? जी सर आ रही है। जी सर आपकी आवाज आ रही है। सर आपकी नहीं आवाज नहीं, आ रही है। जी की आवाज आ रही है। सिर्फ आपकी नहीं आ आ रही रही है। सर। नहीं नहीं हाँ हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा नेटवर्क का इशू है। झा जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं।
हम्म। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको जब तक जारी जोड़ते हैं हम इसको आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, एक एक करके जो भी पॉइंट्स हैं हम देखते चलते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मूल रूप से जो शुरुआत में शुरुआती बात जो यहाँ पे की गई है उन भाषाओं के बारे में बात की गई जो भाषाएं लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जिनको हम कह सकते हैं। हाँ, अब आवाज आ रही है महाराज? जी जी, अभी एकदम बढ़िया आ रही है। चलिए, ये असल में मैंने इसलिए ये जो नोट साझा किए ना, जी ठीक है, जी वो साझा इसलिए किए कि चीजें स्पष्ट हो जाएं, जी जी जो बिल्कुल। है जो जानकारी है वो, तो इसका एक बार अध्ययन करने से ही जो है आ, मतलब जो सूचनाएं हैं वो व्यवस्थित क्रम में बच्चों को प्राप्त हो जाएंगी। हम्म। लेकिन क्या है, सबसे आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण, बातें बता दी जाती है ना वो बातें बहुत दिमाग में ना पूरी तरीके से रिटेन कर जाती हैं। अरे तो अभी जहाँ ऐसा पे कुछ है वहां नहीं है। से आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, अगर यहीं से इस तरीके से चलता रहे तो बढ़िया रहेगा। जी। हाँ, तो बस ठीक है, मैंने कोई स्थान परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन अच्छा जो अच्छा। है जगह, हाँ, वो बिल्कुल उसी जगह पर, अब जहाँ विराजमान था वहीं विराजा हुआ हूँ, समझे? जी जी जी। लेकिन हाँ, नेटवर्क की समस्या है, खैर कोई बात नहीं। तो ये ठीक है। सबसे पहले जनजातीय भाषाएं हैं, ये लुप्त जी प्राय भाषाएं हैं, और इनको बचाने के लिए योजनाएं हैं, और सूचना के तौर पर जो है मतलब हमारी जो ये भाषाई विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी समृद्धि का परिचायक है। मतलब जितनी जीवन में जितना विरोधाभास होगा, विकास की संभावनाएं उतनी ही तीव्र होंगी। तो कभी मन विचले, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उससे घबराना नहीं है। ये जो हमारी जो जॉन स्मिथ ने, जो वी स्मिथ ने कहा था ना कि इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की अनेकता में एकता है। तो ये जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, इनको बचाना भी राज्य का दायित्व है, और वह दायित्व सरकार अपने इस प्रयास द्वारा इसको पूरा कर रही है। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर इस दिशा में निरंतर कार्यरत है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि CIIL की वेबसाइट पर ही जाएं, तो आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी, बहुत व्यवस्थित सूचनाएं हैं। कई बार कई विंडोज को ओपन, मतलब कि कई बार कई पृष्ठ को खोलने पर पता चलता है कि अरे ये तो पुराना दिख रहा है, लेकिन सूचनाएं बहुत जो है अच्छी होंगी, बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक होंगी, कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक UGC द्वारा और CIIL द्वारा लुप्त प्राय भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु उनकी योजनाओं के अंतर्गत 48.90 करोड़ रुपए राशि जारी की गई है। तो ये हमारी मतलब देखिए, इसमें भी कितना विरोधाभास है। हम बात इतना कर रहे हैं, अब 5 साल में हम 50 करोड़ रुपया नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो एक सूचना, एक ऐसी सूचना जिस सूचना से आपको वस्तु स्थिति का भी पता चले, और आपका कोई उत्तर जो है, जैसे कई बार सरकार की क्या योजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फेंकने वाला बोला है तो फेंकने वाला जवाब है, मारो फेंको, खूब बढ़िया से फेंको, ठीक है? तो यहाँ कहीं फेंकने की मतलब जगह नहीं है, एकदम व्यवस्थित सूचना है और प्रामाणिक सूचना है, बड़ी बात ये। तो हम अगले अगले वाले हिस्से पर बढ़ेंगे। अभिषेक जी, अगला पृष्ठ आगे बढ़ा दीजिए, साझा कर दीजिए।
हाँ, ये हुआ, ये हो गया। हाँ, सूचना के तौर पर देखिए, मैं आपको ये सूचनात्मक जानकारी है कि सीटेट की परीक्षा वर्तमान में 20 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती है। नीट और जेईई की परीक्षा गुजराती सहित 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो ये अद्यतन सूचना है। देश भर के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक स्थल हैं और विभिन्न भाषाओं में सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है। जो सूचनाएं मिलती गई, लगी कि हाँ ये जो है जरूरी हो सकता है, तो उसके लिए ये कई बार उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं प्रश्न कई बार किए गए हैं संसद में। और चूंकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र विशेष की जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस रूप में वह उस भाषा की भी वकालत करते हैं जिस भाषा या जिस क्षेत्र विशेष से वो हैं। और ये अच्छा भी है, हमें इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भारतीय भाषाओं को लेकर पूरी तरह हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल भारतीय भाषाओं का स्थान अंग्रेजी ने खाया है। ठीक है, हिंदी का किसी से कोई बैर नहीं है, भारतीय भाषाओं का जो स्पेस है वो स्पेस अंग्रेजी को मिला हुआ है। हिंदी तो अपनी जगह पर विराजमान है। तो भारतीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, इन भाषाओं का उच्च न्यायालय में उपयोग हो, तो संविधान के अनुच्छेद वाली बात ऊपर में लिखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं डिक्री आदेश के बारे में नहीं, केवल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ऐसा ना लगे कि मतलब सर जो है बढ़िया से बोले थे उच्च न्यायालय में पूरा, तो कार्रवाइयों में। ठीक है, और देखिए यहाँ सूचना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वाली और सबसे पहले राजस्थान इसमें आगे आई। एक और सूचना इसके साथ साथ जुड़ती हुई सूचना है कि भारत सरकार ने क्रमशः मद्रास हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़, कोलकाता हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट की कार्रवाइयों में क्रमशः तमिल, गुजराती, हिंदी, बांग्ला और कन्नड़ के प्रयोग को अनुज्ञात करने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह मांगी गई थी और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा 2012 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा संसूचित किया कि देखिए यहाँ जब भाषा में ना आपको जैसे ये शब्द है संसूचित, तो ये शब्द जो है आपके लिए अनुवाद अधिकारी के दृष्टिकोण से ये शब्द आपके लिए बहुत ही उपयोगी शब्द है। समान रूप से सूचित करना, मैं जो जानता हूँ, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई कई शब्द या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हो, वहाँ आप जो है मुझे बता सकते हैं कि सर इसका ये होता है। लेकिन मेरी जो सामान्य सूचना है कि समान रूप से सूचित करना, और ये सूचित किया गया कि पूर्ण न्यायालय ने सम्यक विचार विमर्श के पश्चात इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का विनिश्चय किया है। तो मान लीजिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ से प्रस्ताव मिले हैं उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, जो है क्या स्थिति है, तो आप वहाँ फेंकने की जगह नहीं है। वहाँ तमिल, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, यहाँ बांग्ला और कन्नड़, ये जो है मतलब भारतीय भाषाओं में तमिल, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, 4 भाषाओं के लिए जो है प्रस्ताव जो है सरकार ने जो है क्रमशः भेजे हैं और जिसे स्वीकृत किया गया है। और फिर से तमिलनाडु सरकार ने 2014 में, देखिए 2012 के डीओ लेटर द्वारा सूचित किया गया, 2014 में फिर से जो है
ये सीजीआई ने बताया कि पूर्व के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया और माननीय न्यायालय ने पूर्व में किए विनिश्चयों को ही दोहराया। ठीक है, निश्चय में विनिश्चय लगा हुआ है, वी जो है प्रीफिक्स है, तो निश्चय तो हमने किया, निश्चय में मोर देन निश्चय, ठीक है, वो विनिश्चय है। निश्चय मतलब वो निश्चय टूट भी सकता है, आगे पीछे जा सकता है, लेकिन नहीं, ये विनिश्चय है, ये विशेष रूप से निश्चय किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम के बारे में देखिए कुछ अद्यतन सूचनाएं हैं। और इस बार जब हम लोग गए थे अभिषेक जी, तो हमें तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में और थोड़ी अद्यतन सूचना मिली, इसमें वो एड ऑन किया जा सकता है। हाँ, तो ये मैं बता दूं, मतलब हम जो लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये हॉट टॉपिक है 2020। आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की क्या स्थिति है। मान लीजिए आपका साक्षात्कार अच्छा जा रहा है और साक्षात्कार बोर्ड आपसे बात करना चाह रही है, आपको देखना चाह रही है कि नहीं कहाँ तक है, कहाँ है, तो आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मतलब क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम, इस विषय पर ये थोड़ी सी सूचना यहाँ पर एकत्रित है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2021-22 में भारतीय भाषाओं में एआईसीटीई तकनीकी पुस्तक लेखन और अनुवाद भी शुरू किया है, जिससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में वृद्धि हुई है। ये जीईआर इंजीनियरिंग में जीईआर है, और मैंने पहले बताया था आपको कि आईआईटी वगैरह में भी ये आ चुका है, हाइब्रिड मोड, आप लोग जानते हैं। हाइब्रिड मोड तो प्रैक्टिकल चल ही रहा है, साथ साथ जैसे कि बीई सिविल, बीई सिविल का है और उसके साथ एल है, सीएल लग गया, तो वो लैंग्वेज पर्टिकुलर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का वो बैच है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में एल लग गया तो ठीक, और इससे जो है सकल नामांकन अनुपात भी जो है वो बढ़ा है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में क्षेत्रीय भाषाओं में 8 इंजीनियरिंग विषय प्रदान किए जा रहे हैं। रोजगार की संभावनाओं के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है और रोजगार क्षमता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा, राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन, रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कार्यक्रम, ये जो है चलाया जा रहा है। एआईसीटी ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में अकादमिक वर्ष 21-22 से 10 राज्यों में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए 6 भारतीय भाषाएं, ये 6 है ना, अब 8 या 9 हो गई है। 23-24 की बात करें जब हम, 21-22 की सूचना आपके पास है, जो संसदीय प्रश्न थे उसमें जो सूचना थी सीधे यहाँ लिखी गई है। तो आप यदि मान लीजिए श्योर न हो तो ये कह सकते हैं महोदय या सर, मेरी सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, तो यहाँ क्या होगा कि आप पूरा अद्यतन सूचना आपके पास न भी हो तो भी आप बच सकते हैं कि नहीं सरकार जो है 6 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जो है अभी चलाई जा रही है। हिंदी, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, तमिल और कन्नड़, ये 6 भारतीय देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये 9/12/2022 के दिसंबर माह की 9 तारीख का प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों की कानून कार्रवाइयों और को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित करने की कोई कार्य योजना है, तैयार की गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा। तो यहाँ मैं 2 चीजें आपको बताऊं। विधि और न्याय मंत्रालय विधिक शिक्षा में हिंदी और अन्य भारतीय फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, मोटी मोटी चीजों पर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है,
तो और हाल ही में देखिएगा मतलब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने हाल ही में एक शब्दावली भी लॉन्च की है कि जो शब्द या महिलाओं पर या कहें कि हम कहें कि मतलब जेंडर कुछ ऐसे शब्द मतलब जो सुनकर अपमानजनक लगते हैं, उन शब्दों को हटा करके जो है नए मानक शब्द जो है उसका परिचालन किया गया है। ये 4 महीने पहले की सूचना है। क्या अभिषेक जी, शायद आप सहमत होंगे, 3-4 महीने पहले जो है एक ऐसी शब्दावली भी आई है, समाचार में भी थी, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा जो है देख लेंगे, हाँ पढ़ लेंगे। और विधिक शब्दावली के डिजिटलीकरण, और इन डिजिटलीकरण के साथ साथ विधिक शब्दावली के मानकीकरण में भी भारतीय भाषाओं, यहाँ इसमें लिखा गया है कि जो मूल शब्दावली बनाने की प्रक्रिया भारतीय भाषाओं द्वारा स्वीकार होगी। विधिक दस्तावेजों का एक भारतीय भाषा से दूसरे भारतीय भाषा में अनुवाद एक जैसा हो सकेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर समिति भी बनी है। बोबड़े जी के मुख्य न्यायमूर्ति थे S.A. बोबड़े जी, उनकी अध्यक्षता में, और ये उस सरकार के संकल्प को दर्शाता है जहां भारतीय भाषाओं के, हम जानते हैं कि जो आर्य परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, मूल रूप से संस्कृत से हैं, तत्सम से हैं। और यदि हम खुद हिंदीतर प्रदेश में काम किया है तो यूं बातचीत में ऐसे जरूर लगता है कि अरे ये कौन सी भाषा है, नहीं आ रहा है, क्या है। लेकिन जब आप उस भाषा को ध्यान से सुनेंगे, उसके फ्रेज में, उसके वर्ड्स के पीछे जाएंगे कि शब्द के पीछे की क्या कहानी है, तो आपको लगेगा, तब आप लिंक कर पाएंगे, तब आपको ये पता चलेगा। ये मैं बहुत ही प्रामाणिक सूचना दे रहा हूँ कि आपकी भोजपुरी, आपकी मैथिली तेलुगु भाषा से ज्यादा निकट है। देखिए मैं बहुत ही मतलब प्रामाणिक तौर पर अनुभव से प्राप्त ज्ञान से ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो शब्दों का जो अध्ययन किया है तेलुगु भाषा में, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे शब्द जो है हमारे उच्चारण में, हम लोग कई सारे ऐसे अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं उसमें ऐसे हमारे उच्चारण मौजूद हैं जो हिंदी में मौजूद नहीं है या व्यवहार में नहीं आते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सरकार द्वारा जो है मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने संबंधी अतारांकित प्रश्न 6/12/2021 का है। वो पृष्ठ यदि आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा स्क्रीन पर लाएंगे। हाँ, तो मोटे तौर पर सरकार क्या प्रयास कर रही है, जैसे मुझसे ही पूछा गया कि अष्टम अनुसूची में मैथिली के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी उस भाषा को, तो सर एक प्रश्न जानना जरूरी है। सर ये जो अतारांकित प्रश्न है, ये जो अतारांकित शब्द आपने यहाँ पे उल्लेख किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, कष्ट करेंगे कि अतारांकित प्रश्न का क्या तात्पर्य हो सकता है। ये अतारांकित प्रश्न का जो है, ये मुझे पूरे मतलब पूरी जैसा शब्द से हम समझ रहे हैं, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन, कुछ जो है वाइटल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आवर वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है सामान्य प्रश्न के की मतलब मैं प्रामाणिक तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर उस शब्दावली जो व्यवहार में लाई जाती है
उसको भी थोड़ा-सा हम देख लेंगे तो वो ज़्यादा मतलब हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये हाँ, वेबसाइट पर हम जब जाएँगे ना और हम कंसोलिडेट जब हम सर्च करते हैं कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं भाषा से जुड़े हुए, मेरा सर्च किया हुआ है, तो उसमें हमें जो है स्टार्ड अनस्टार्ड बहुत तरह के प्रश्न मिले हैं। तो उसको ये कब मिला है ये प्रश्न देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है 1297/6/12/2021। तो आप वेबसाइट पर जाएँगे और इस तारीख की इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको यही जो है सूचना वहाँ मिलेगी। उस सूचना को ही मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है, मेरा अपना ये कुछ नहीं है। तो ये तो मतलब कुछ ऐसा है कि इतने सारे रत्न आपने इतनी मेहनत से इकट्ठा करके एक साथ हमें दे दिया है कि यह मतलब वाकई मैं कह सकता हूँ कि खजाना है बिल्कुल एक तरीके से ये सबके लिए, क्योंकि इतनी चीजों को, इतनी सूचनाओं को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना, ये बहुत बहुत सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं, सराहनीय कहिए, व्यक्तिगत प्रयास कहिए, और दूसरा क्या है कि जो ज्ञान है या जो मेरे पास है, ये तो पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं। ठीक है, ये और बात है कि हम समय नहीं दे पाते हैं, हर दिशा की ओर नहीं सोच पाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मतलब इसमें मेरा अपना कुछ नहीं किया हुआ है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है कि भाई हम वहाँ गए उसको देखा और कहा कि चलो इसको जो है थोड़ा व्यवस्थित कर लें, ताकि और उसके बाद मुझे लगा कि हमारा साक्षात्कार हो गया, अब ये बच्चे हैं तो भाई जो है हमारे पास वो देने में क्या जाता है। ठीक कर दिया है। देखिए, सिंधी का प्रश्न भी मुझे पूछा गया था, तो हिंदी मैंने कि हाँ, दीक्षा शर्मा जी लिख डोगरी रही है हैं कि तो वो कमी अतारांकित नहीं है। प्रश्न ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो अनुपूरक का अर्थ भी बता दीजिए दीक्षा जी। अनुपूरक को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ये सप्लीमेंट्री अनुपूरक का होता है अनुवाद जी। क्या होता है? हाँ, नहीं, मैं दीक्षा जी से वही पूछ रहा हूँ सब। कि अनुपूरक का। हाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल सप्लीमेंट नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अंग्रेजी मतलब अगर हिंदी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी पर्याय, और अगर अंग्रेजी में कर रहे हैं तो हिंदी पर्याय हमें एज ए अनुवाद अधिकारी के तौर पे जरूर पता होना चाहिए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। जी जी झारी, प्लीज आगे बढ़े। नहीं, इसमें इसमें मैं जो छोटा-सा सुझाव दूँगा, और ये बच्चे करते भी जी होंगे, ये सामान्य मतलब सामान्य नहीं, थोड़ा-सा विशिष्ट है कि जब हम सोचते हैं तो हमारा चैनल जी हिंदी अंग्रेजी सोचता है, लेकिन हम कंटीन्यूअस फ्लो में नहीं सोचते हैं। ठीक है? आप जैसे पढ़ रहे हम्म हैं, हम्म, पढ़ते-पढ़ते ही इसका अनुवाद भी करते रहें दिमाग में। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया होगी ना, ये जो अमूर्त प्रक्रिया है, ये आपके ज्ञान का ज़्यादा संवर्धन करती है। इस बात जी के कि हम ये कलम लेकर बैठे और हम अनुवाद करें, हम एक वाक्य जो हमारे सामने से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने संबंधी अतारांकित प्रश्न, बस। और उस मिले तो उस कि जो चल रहा था वो सही चल रहा था कि नहीं। ठीक है, तो इससे और ज्यादा भला होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत के भाषाओं के विकास के लिए, प्रचार के लिए देखिए, संस्कृत के लिए आपके सामने 3 जो है संस्थान है राष्ट्रीय स्तर के। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी नई दिल्ली, और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ये तिरुपति में है। संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए हम जानते हैं, और हिंदी के लिए और भी संस्थान हो सकते हैं, और इसमें ये नहीं है, लेकिन वहां पर ये सूचना थी। सिंधी के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली, और उर्दू के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली। उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार की जो तकनीक है वो मतलब अनुकरणीय है, यदि मैं कहूँ तो ये कोई ये नहीं होगा। जो जिस तरीके से वो सामग्री प्रचारित प्रसारित करते हैं, और आप लोगों के आंखों के सामने भी आया होगा रोजगार समाचार में,
जो है ये जो उर्दू भाषा विकास परिषद है, ये बहुत सारी प्रोग्राम करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, बहुत सामान्य शुल्क लेकर करती है, उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है। एनसीईआरटी की कई सारी ग्लॉसरीज हैं जो जैसे कि बच्चों के लिए ही है। इकोनॉमिक्स की ही ग्लॉसरी मेरे पास है, तो उस ग्लॉसरी में मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू त्रिभाषा में वो ग्लॉसरी बनी हुई है और बहुत ही अच्छी सूचना उसमें अर्थशास्त्र से दी हुई सूचना है। तो ये चलते चलते मैंने ये बात आपको बताई। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर अनुसूचित, गैर अनुसूचित और शास्त्रीय भाषाओं, अब देखिए शास्त्रीय भाषाओं, क्लासिकल लैंग्वेज आप सबको पता है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है वो भी पता है आप लोगों को, और क्लासिकल लैंग्वेज से भी एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लासिकल लैंग्वेज में तेलुगु वाला क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर जो है वो नेल्लोर में, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो शायद हाँ नेल्लोर में आ गया है। कन्नड़ वाला मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर में मतलब वो आ गया है। और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई में तो शास्त्रीय तमिल के विकास के लिए है ही। CIIL भाषाओं के विकास और प्रचार के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय भाषा वैज्ञानिक डाटा संकाय, भारतवाणी आदि विभिन्न योजनाएं चलाता है। आप लोग यदि जाएंगे भारतवाणी की वेबसाइट पर देखेंगे। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है। अष्टम अनुसूची में भाषा के आने से क्या क्या फायदा मिलता है? जरूर, अच्छा है। देखिए, सबसे पहले बात है कि पहली बात उस भाषा को शासकीय मान्यता मिलती है। उस भाषा के विकास के लिए सरकार निधि जारी करती है। साथ ही साथ उस भाषा के की पढ़ाई लिखाई हो, वो पाठ्यक्रम में भी वो भाषा आ पाए, इसके लिए भी कोशिश की जाती है। उसके लिए जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं, जैसे अनुवाद वाला पुरस्कार है, और वो पुरस्कारें भी जो है उस भाषा को दी जाती है। और भाषाओं के विकास, उस पर्टिकुलर भाषा के विकास के लिए, ठीक है, समेकित प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि CIIL मैसूर ही है, तो ये भी उस भाषा के लिए प्रयास करता है। थोड़ा सा एक और प्रश्न इससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं देखिए, मैं पूरा आपको ये कहूँगा कि मैं बहुत सही पूरा ठोस जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ। आप इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी सूचना पाने के लिए थोड़ी मेहनत भी कर लें, गूगल भी देख लें, थोड़ा सा जो प्रामाणिक वेबसाइट है उनका भी अध्ययन कर लें। मैं जो मेरे पास जो सामान्य जानकारी है वो बस मैं जो चलते चलते जो जान रहा हूँ, मैं बस वो साझा कर रहा हूँ आपसे। अब जनगणना वगैरह के लिए भी जो आंकड़े हैं, उसमें जो भाषा है, तो उसमें भी ये भाषा तब सम्मिलित हो जाती है। NSSO जो सैंपल सर्वे करती है, सैंपल सर्वेक्षण, तो वहाँ भी ये भाषा पंजीकृत हो जाती है। ठीक है, तो अष्टम अनुसूची में, हाँ, एक और प्रश्न है कि अष्टम अनुसूची का पैमाना, ठीक है, तो ये भी एक संसदीय प्रश्न है। एक मिनट, और क्या संदेश आया है? वही क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं, वही क्वेश्चन उन्होंने रखा हुआ है कि क्या वही वही, मापदंड है। अच्छा, वही अष्टम प्रश्न है, अनुसूची पैमाना। देखिए, जो आपने कहा वही वही हाँ, नहीं है, ठीक है। कई बार सीता महापात्रा समिति है, और एक समिति है यहाँ पर कहीं पर, मैं उन समितियों ने प्रयास किया कि हम कोई मापदंड बनाएं, लेकिन कोई मापदंड बनाया नहीं जा सका है। एकदम, ये आपको मैं एकदम सही सूचना दे रहा हूँ। हाँ, राजस्थानी भाषा देखिए, ऐसे अपवाद स्वरूप आप देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी के पुरस्कारों में अष्टम अनुसूची में राजस्थानी शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पुरस्कार की सूची में है। तो अब आप जायज मांग हो सकती है कि राजस्थानी क्यों नहीं, लेकिन उसी तरह जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी के पास जो मतलब श्रोता वर्ग है, या उसका जो फलक है, वो काफी व्यापक है, अंतरराष्ट्रीय है, और वो किसी दूसरी भाषा से कहीं भी कमजोर स्थिति में नहीं है, वरन ये कहें कि ज्यादा समृद्धशाली है। हाँ, ये बात सही है कि प्रामाणिक साहित्य की प्रचुरता में थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बावजूद इसके केवल बोलने वाले की संख्या पर जाएं
तो भाषा बहुत आगे है और उस केवल एक बिंदु से उसको दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई पैमाना सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। सरकार ने इसके लिए पैमाना निर्धारित करने के प्रयास किए थे जो कि विफल रहे। ठीक है, अगला कोई प्रश्न है? जी हाँ, ये देखिए, एक भारतीय आगे भाषाओं बढ़ते के जाए सर, आगे संवर्धन के बढ़ते लिए जाए, भी फिर हम सभी। लोग प्रश्न आखिर में ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे हम देखें कि एआईसीटी ने अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन क्रम में, अभी देखिए ऑनलाइन जब से हुआ है तब से जो है चीजें और ज्यादा अच्छी हो रही हैं, व्यवस्थित हो रही हैं, और ज्यादा सामग्रियां तैयार हो रही हैं, और एआई भी इस दिशा में हमारा मदद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन सीडेट भी इसका है, मतलब भारतीय भाषाओं के एआई को विकसित करने के लिए, ठीक है, सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आई है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट की सूचना मतलब एकदम प्रामाणिक सूचना मैं आपको साझा करूंगा। ठीक है, उसमें क्या है कि जो मतलब आप भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में सूचनाओं को आपको देना होता है। उसको आप सही तरीके से देते हैं तो उसके बदले आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। और सरकार सम्मिलित प्रयास कर रही है भाषाओं के विकास के लिए, यदि हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कक्षा 1 से 12 के पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण संस्थानों से पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर गुजराती और भारतीय सांकेतिक भाषा सहित 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए यहाँ संख्या बढ़ी है, 33 पर आ गई है संख्या। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मतलब हम अपने दायरे का विस्तार कर रहे हैं, इसे हम इस रूप में समझें तो अच्छा है। और जो वो ज्यादा प्रामाणिक है, वो ज्यादा जो है उसका वो ज्यादा सही व्याख्या भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला स्वयं के बारे में है। देखिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं हो सकता है कि उस समय जब आपको स्वयं क्या है बोला जाए तो आप मतलब स्वयं की को अच्छे से परिभाषित न कर पाए, तो इसीलिए इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला अगले अगले खंड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु सरकार ने 14/11/2021 को संपन्न दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में तमिल को भारत की एक राजभाषा और तिरुकुरल, तिरुवल्लुर ऐसे बोलते हैं, तिरुकुरल लिखा है तो यही सही है, को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने का अनुरोध किया है। तथापि बैठक के दौरान इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, मतलब प्रस्ताव के रूप में ये प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, तो एक जागरूक अनुवाद अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम जरूर थोड़ी सी सामान्य सूचना रखें। अब अगला है भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए समिति, ये 13/12/2021 का प्रश्न है। इसमें स्पष्ट हमको 2 बार मिले हैं, पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, अभिषेक जी मिले हैं हम लोगों को, पिछली बार भी मिले थे और इस बार भी मिले हैं, और उनकी अध्यक्षता में भारतीय भाषाओं के समग्र और बहुविषयक विकास के उपायों का पता लगाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, और जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी परिकल्पित है। इसके जो सदस्य हैं वो डायरेक्टर CIL मैसूर, वाइस चांसलर श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि आपने देखा है संस्कृत विश्वविद्यालय वाला जो 3 संस्थान है उसमें ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके पदेन सदस्य हैं। समिति समय समय पर एक रूपरेखा और आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए समिति को कहा गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। ये 16/7 प्रश्न है, सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में राजभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम। ठीक,
तो वो आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन मतलब मोबाइल स्क्रीन पर है। देखिए क्या कदम उठाए हैं। 1,73,900 कार्मिकों को भाषा अनुवाद कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। कंठस्थ 2.0 लीला मोबाइल ऐप, लीला प्रवाह, ये सब विकसित किए गए हैं। थोड़ा सा जो है ना चयन हो गया है। एक बार वेबसाइट पर जा करके इसको एक बार देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए और उपयोगी होगा। अभी तो हाल ही में कंठस्थ 3.0 आई थिंक हुआ है इस बार ना अभिषेक जी, जिसमें 2.0 मर्ज करके बताइए ये। हाँ 2.0 ही है ना? 2.0 नहीं नहीं 2.0 तो पिछली बार ही हो गया था ना जी। हाँ, कंठस्थ इस बार कंठस्थ के साथ में ई ऑफिस का इंटीग्रेशन किया गया है। हाँ इस बार इंटीग्रेशन किया गया तो ये इसमें कंठस्थ 3.0 का नाम नहीं इंटीग्रेशन दिया गया कितना। है, एक इंटीग्रेशन किया गया, एक स्टेप। जी हाँ तो भाइयों, कंठस्थ 3.0 मेरी कल्पना है, वास्तव में इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चलिए, इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किया गया। और ये इंटीग्रेशन देखिए, ये इंटीग्रेशन जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में युगांतकारी परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा मेरे का। कंठस्थ 2.0 और ऑफिस का जो सम्मिलन हुआ है, समान रूप से मिलने को सम्मिलन कहते हैं, और सम्मेलन को भी हम सम्मिलने कहते हैं जब सब लोग मिलते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, ये जो एकीकरण हुआ है, इसको एकीकृत करने का जो प्रयास हुआ है वो युगांतकारी सिद्ध होगा आने वाले समयों में। क्योंकि जो हिंदीतर भाषी प्रदेश के कर्मचारी हैं वो चाहते हैं हिंदी में काम करना, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। और लेकिन वो झिझकते हैं गलतियों से कि हम कुछ हिंदी में गलत कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन गूगल अनुवाद से भी बेहतर और माइक्रोसॉफ्ट के समतुल्य जो है, और मैं कहूँ कि कुछ मायनों में अनुवाद और कार्यालयीय अनुवाद सबसे बेहतर कंठस्थ में उपलब्ध है। और इसके आने से जो इसके आने से हिंदी का प्रचार प्रसार जो है और अधिक बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। और हिंदी सलाहकार समितियां, संसदीय राजभाषा समिति, ये सब के बारे में आप लोग जानते ही हैं। 8 रीजनल इम्प्लीमेंटेशन क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। आवाज आ रही है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, लेकिन जी जी बिल्कुल आ रही है सर, राजभाषा बढ़िया आ रही है। विभाग के जो हाँ बजट को आप तो आपको हाथ लगेगी। 14, 15 से 18, 19 का बजट के सामने रख दिया हूँ कि सर आयोग द्वारा आज परीक्षाओं का माध्यम अभी भी केवल अंग्रेजी। कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं आपके पास? ये भी है, तो आप जहाँ जा रहे हैं वो कार्यान्वयन है, इसकी भी सूचना आपके पॉकेट में रहेगी तो और अच्छा है। हाँ भाई, क्या हो रहा है सर? हो तो बहुत रहा है, लेकिन हालांकि बोलना नहीं है, बता देते हैं। खोचा मार दिया तो फिर आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो सामान्य परिस्थिति में जो है नकारात्मकता से बचना है। ठीक है, तो ये आपको आपके सामने कुछ चीजें 2-3 साल 4 साल तो 4 साल तक गए। सूचनाएं बहुत सारी हैं और बहुत सारी सूचनाएं बार बार अलग अलग रूपों में है। ठीक है, रिपीट सूचनाएं हैं। आप लोग कोई चाहें तो उसको बार बार उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब खुद से भी कि सर जो बताए हैं ठीक है बताया है कि हवा। तो ये चीजें हमने जो है आप लोगों को साझा कर दी हैं। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं कि मेरी मेरी जो है ना मेरा जो ध्येय है वो आपको प्रश्न उत्तर नहीं था। हमारा ध्येय, मेरा ध्येय था कि आप इस शैली को पहचाने जिस शैली में संक्षिप्त सारगर्भित उत्तर दिया जाता है और विवादों से बचा जाता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का स्थान कम है, तथ्य जो है, स्थिति जो है उसको सामने रखा जाता है। हिंदी के लिए बहुत भावना है सर, मैं बनूं तो मैं तो युगांतकारी परिवर्तन ला दूंगा, वो सब नहीं है। उनको जो व्यवस्था है
जो नियम है उस नियम का सम्मान करना है, उस नियम का अनुपालन करना है, उसके कार्यान्वयन के लिए हमारे स्तर पर जो हमारा कर्तव्य दायित्व है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करना, ये हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, भावना का स्पेस थोड़ा कम होना चाहिए। हालांकि मेरे में ही खुद ज्यादा भावना है, लेकिन अब हिंदी के महत्व के बारे में हम यदि थोड़ी सी बात करें, झा सर एक बात मेरा करें और कुछ प्रश्न भी है, प्रश्न अगर आप उसे लोग बीच पूछिए। प्रश्न एक 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 मेरा हाँ प्रश्न है, बोलिए अगर उसे आप बीच में बोलिए। क्लियर करते चले जैसे समय मिलता है। जो एक आपने बीच में जरूर। हमने उल्लेख किया राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, है ना, तो जरूर एक बार मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसके ऊपर एक संक्षिप्त इस प्रकार का प्रकाश डाला जाए, क्योंकि ये सारे बच्चे अनुवाद अधिकारी के पद के लिए जा रहे हैं और अनुवाद अधिकारियों के लिए ये जानना कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन क्या है, कहाँ से शुरू किया गया है और इसके लक्ष्य क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, ये जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, और आपने इसकी चर्चा भी करी थी अपने स्लाइड्स के दौरान। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डाला जाए। देखिए, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, आवाज आ रही है ना? जी जी, हेलो, राष्ट्रीय जी अनुवाद आवाज आ रही मिशन, है आपकी। यदि आप मुझे ऐसे पूछा तो हाँ, मैंने चूंकि कई वेबसाइटों को देखा है और इस विषय पर, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और उस पर अनुवादकों के पंजीकरण की सामग्री है, चर्चा है। मैसूर की पर भी राष्ट्रीय के बारे में सूचना है कि भाई राष्ट्रीय अनुवाद मिशन क्या है, और उसके बारे में जो सूचना है वो उतनी ही सूचना है जितनी ये लुप्त प्राय भाषाओं के बारे में वहाँ सूचना दी हुई है। ठीक है, और ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है जिसमें न केवल पाठ्य पुस्तकें, तकनीकी पुस्तकें, भारतीय भाषाओं के पारस्परिक साहित्य के अनुवाद द्वारा एक ऐसी आदर्श स्थिति का निर्माण करने का प्रयास है जहाँ अनुवाद हर भारतीय भाषा के विकास में, संवर्धन में बहुत ही सहायक और उपयोगी सिद्ध होगा। और इसे मिशन का नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि देश भर के हिंदी प्रेमी, हिंदी से भी भारतीय भाषा प्रेमी, भारतीय भाषा से भी इसमें जुड़े हुए हैं। योजना पर कार्यान्वयन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और उसी के क्रम में हम जो है तकनीकी में और इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में जो पुस्तकें देख रहे हैं उसी का उसी के हिस्से के रूप में है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो के अनुवाद मिशन जो है CIIL मैसूर की पहली योजना है, वहां से ये शुरू हुई है। ठीक है, और इसको स्तर पर इसको एक नेटवर्क है, तो देश के सभी विश्वविद्यालय सब भी इससे जुड़े हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं मतलब 100% आश्वस्त नहीं हूँ, जैसे मैं जनरली पूरी तथ्यात्मक सूचना देता हूँ। थोड़ा सा बच्चे भी थोड़ा मेहनत कर लेंगे, ये 2-3 जगह मैंने बताई है, उन जगहों पर इसको देखेंगे और तो उनका जो फलक है उत्तर का वो और ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद उसके बारे में सोचा कि ये कहाँ एक जगह मिल जाए, तो केवल एक जगह ही नहीं, कई जगह भाई बहन सब है, कहीं मौसी है, कहीं माँ है। ठीक है, है ये पूरे नेटवर्क की बात है और पूरा देश, पूरी व्यवस्था इसके लिए तत्पर, ये अच्छा प्रयास है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछिए। झा जी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा मेरे व्यक्तिगत अनुभव से। विगत पिछले वर्ष मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वहां पर मैं वहां के जो उप कुलपति हैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल सर, उनसे मैं मिला था और उनके ऊपर इस विषय में थोड़ी चर्चा हुई थी, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और
एक राष्ट्रीय अनुवादक संघ की उन्होंने स्थापना करी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय अनुवादक संघ की। और आपने जो बातें कही अनुवाद मिशन को लेकर के, बिल्कुल ये अक्षर से यही बातें हैं कि इस मिशन और ये संघ, जो संघ बनाया गया, उस संघ को बनाए जाने के, संघ का निर्माण इसीलिए किया गया कि जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है केंद्र सरकार का, उसको मूर्त रूप दिया जा सके। इसके लिए ये था कि जितने भी अनुवादक हैं पूरे देश में, जितने भी अनुवादक अलग अलग विभागों में, मंत्रालयों में, या फिर पीएसयूज में, बैंकों में, सारे अनुवादकों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना और उनसे उनके काम के अतिरिक्त जो वे अपने मंत्रालय, अपने कार्यालय, विभाग के लिए, बैंक के लिए काम कर रहे हैं, वो तो करते ही रहे, उसके अतिरिक्त उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे लोग इस संघ से जुड़े, जो कि पूर्ण रूप से मतलब किसी भी तरह का इसके लिए उनको राशि प्रदान नहीं की जाएगी, उनको किसी तरह के पैसे नहीं दिए जाएंगे। उन्हें एक कह सकते हैं कि एक स्वैच्छिक अंशदान इस मिशन में करना है। ये जो इतना बड़ा महायज्ञ ये लोग लेकर के चले हैं, जो आपने कहा कि जितने भी तकनीकी पाठ्यक्रम हैं, जितने भी मेडिकल से संबंधित पाठ्यक्रम हैं, जितने भी पाठ्यक्रम हैं शिक्षा से संबंधित, उन सभी को हिंदी भाषा में, उन सभी का हिंदी भाषा में सही, सटीक और प्रमाणिक अनुवाद हो जाए। इसकी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। और इसी को लेकर के जो राष्ट्रीय अनुवादक संघ है उसकी स्थापना की गई है। सर ने जब बताया था, जब उनसे मेरी बात हुई थी, उस समय तक लगभग 2500 से ज्यादा अनुवादक उस संघ का हिस्सा बन चुके थे। और उनका ये कहना था कि लगातार हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसमें कई स्तर पे, जैसे एक स्तर पे ये होगा कि अनुवाद आपने किया, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट लिया किसी भी एक पाठ्यक्रम का या एक विषय का या एक पुस्तक का अनुवाद करने का, फिर आपके बाद दूसरे स्तर पे उसकी वेटिंग होगी, तीसरे स्तर पे वेटिंग होगी, और ऐसे करके कई स्तर पे वेटिंग होने के बाद उसे एक अंतिम रूप दिया जाएगा और उसे उसका प्रामाणिक अनुवाद माना जाएगा। तो इस तरीके से ये एक मिशन पे जो आपने कहा काम चल रहा है। ये जो सूचना मेरी साझा हुई थी, मुझे लगा, जब संदर्भ आया तो मुझे लगा उसे यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ में इस सूचना को साझा करना उचित रहेगा। जी नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें मतलब वही जोड़ने वाली बात यह है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध करना, कि आप टी शंकर कुरूप नाम है ना, पहले जो पुरस्कार जिन्हें मिला है मलयालम से हैं, शंकर कुरूप जी है ना। तो मान लीजिए उनके, मैं अपनी ही बात कहूँ, उनके किसी साहित्य के बारे में मैं नहीं जानता, उनकी किसी रचना के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो ये दुख का विषय है, ये भी दुख का विषय है कि भाई हमें जानना है जी शंकर कुरूप जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये नेटवर्क जो है भारतीय भाषाओं को भी समृद्ध का एक बहुत बड़ा ये यज्ञ है। बिल्कुल सही कहा सर ने, यज्ञ बहुत बड़ा प्रयास है, जहाँ पर लोगों को व्यक्तिगत जो है श्रमदान कहिए, दान कहिए या ज्ञान दान कहिए, उसके द्वारा जो है पुण्य में जो है आहुति देनी है। अब जो निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास नहीं तो हमारे पास अंग्रेजी के बराबर की जितनी भारतीय भाषाएं सूची में हैं, वो अंग्रेजी से ज्यादा उसके पास ज्ञान राशि है, ज्यादा समृद्ध है वो। लेकिन चूंकि वही आत्म ज्यादा हिंदी में है, तो वो चीजें, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछिए, आप आमंत्रित हैं। देखिए ये ऐसा है कि मुझे लगा कि ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए जो है ये पूजा है, अष्टमी है, और फिर भी हम लोग जुड़े, इसको बता देना ज़्यादा अच्छा है। अब आप देखिए, हमने बस एक रास्ता बता दिया, ये रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। भाषा हमारे नैसर्गिक अस्मिता की पहचान है। ध्यान दीजिएगा, भाषा क्या है। मान लीजिए एक वाक्य में कोई हमसे पूछे कि भाषा क्या है, कोई कहेगा सर विचारों को संप्रेषित करने का माध्यम है, ठीक है। वो कहेगा भाषा तो वो लोग व्याकरण है, ये है, बोले हम जो बात कहते हैं वो बात कोई समझ जाए, वो जो रास्ता है वही। थोड़ा सा व्यवस्थित हो, इच्छा मात्र से कोई क्षण भर में परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन भाषा परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मेरी लिखी हुई चीज है। धर्म परिवर्तन से
भाषा का कोई संबंध नहीं है। धर्म जितनी आसानी से बदल, भाषा उतनी आसानी से नहीं बदल सकती। भाषा हमारी नैसर्गिक की पहचान है। ठीक है। कुछ लोग भाषा को संस्कृति से संपृक्त कर देते हैं। आप लोग कुछ नहीं पूछ, जब तक नहीं पूछेंगे तो हम अपना जो है भगवान वाच विष्णुवाच ऐसे चलते रहेगा। संस्कृति की परिभाषा सुगम नहीं है, किंतु सामान्यतः उसे किसी जन समुदाय की परंपराओं, रूढ़ियों, विश्वासों और जीवन पद्धतियों का योग कह सकते हैं। भारत से जो लोग विदेश जाते हैं सभी भारतीय हैं। बिना परिचय दिए भी विदेशी भारतीय के रूप में हमें समझ लेते हैं, कारण कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता अनेक भाषाओं के माध्यम से प्रकट हुई है। इससे स्पष्ट है कि भाषा का मतलब अनन्योनाश्रित संबंध है। अतः धर्म के समान ही संस्कृति को भी भाषा से सदा जोड़ रखना तर्क। ठीक है। भाषा और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के कई आधार हैं, जिनमें राजनीतिक अनुशक्ति का सर्वाधिक महत्व है। राष्ट्रीयता जाति, एक धर्म, एक संस्कृति से भी निर्मित हो सकती है, किंतु आधुनिक युग में वह एक राजनीतिक निर्मित और नियंत्रित है, अर्थात एक राजनीतिक सत्ता के अधीन रहने वाले एक राष्ट्र के निवासी माने जाते हैं। ठीक है। एक राष्ट्र में अनेक भाषाएं हो सकती हैं। हिंदी का महत्व एक बार मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट में बताते चलूं। बोलने वालों की ये एक पॉइंट है। हाँ बोलिए। हैंड रेज किए हैं कोई कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मतलब जो भी प्रश्न है आपका पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछ लें। जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब, है ना, जो भी पूछना चाहें। जी, हमको पूछना था कि सर ये जो ESI कॉर्पोरेशन का जो नीचे जो PDF मतलब है, जैसे फॉर ऑफिशियल यूज, सर इसको याद करना है क्या या एक बार केवल सिंपल पढ़ लेना है, जैसे सबमिटेड प्लीज, ये सब याद करना है कि पढ़ लेना है, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। हमने तो आपको दे दिया है ना। हम तो यही कहेंगे कि याद कर लीजिए। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि शब्द याद कर लीजिए सारे। मतलब इसमें कोई भी ऐसा वाक्य ना हो जिसका हिंदी आपको ना आता हो, और हिंदी का ऐसा कोई वाक्य ना हो जिसकी अंग्रेजी आपको ना आती हो। अब इसे पढ़ लेने से हो जाएगा तो अच्छी बात है आपके लिए। यदि किसी को लगता है कि नहीं पढ़ने से नहीं होगा, पूरा याद कर लेना, रट्टा मारना पड़ेगा तो रट्टा मार लीजिए। ये तो आपको डिसाइड करना है। सर मेरा एक प्रश्न था। देखिए, प्रश्न जो भी सामग्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि वे सारे आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाएंगे। उसका कोई एक ही सेगमेंट, 1 या 2 सेगमेंट से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन वो 1 या 2 सेगमेंट कौन सा होगा ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, है ना, और ना इंटरव्यूअर जानते हैं। आज जब आप उनके सामने बैठेंगे तो ये चीजें अनवील होंगी और ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि हमें वी हैव टू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बस इतना ही है ना। तो ये सोच करके हर एक पहलू पर हम लोग अपना नजर डालते हुए जाएंगे, जो भी समझ में आएगा। जितना आप मैक्सिमम किसी चीज के लिए कर सकते हैं उतना आपने करना है। जैसे देखिए कितने सुंदर तरीके से आज हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में जो संसदीय प्रश्न राजभाषा से संबंधित या भाषाओं के विकास से संबंधित, जैसे कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आज झा सर ने हम लोगों के साथ में शेयर करी है कि तमिलनाडु की तरफ से इस बात का प्रस्ताव दिया गया है केंद्र सरकार को कि वे तमिल को भी भारत की एक राजभाषा के रूप में स्थापित करें और तमिल भाषा की एक पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में घोषित किया जाए। ये सब बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। ये आपको सामान्य तौर पे आप शायद ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और आपका मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम हर व्यक्ति का सोचने का एक किसी विशेष दिशा में सोचने की एक सीमा होती है कि हम उसमें कहाँ तक सोच सकते हैं, है ना, कितनी गहराई तक हम सोच सकते हैं, कितनी ज्यादा आपके अंदर में उसको लेकर के कह सकते हैं कि ज्ञान पिपाशा है, कितनी ज्यादा आपके अंदर चाहत है कि मैं कहाँ तक जा करके वहां से मैं नॉलेज निकाल सकूं। तो जितनी गहराई तक जाने की आपकी इच्छा होगी, चाहत होगी, तो आप अपनी क्षमता को उस तरीके से बढ़ाते जाएंगे और आप वहां से ज्ञान निकाल करके लेकर के आएंगे। लेकिन हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह के कह सकते हैं कि व्यक्ति हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने इतनी सारी जो है ज्ञान की बातें एक निकाल करके लेकर के आए हैं और बिल्कुल उसको गन शॉट पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में हमें मिला।
और अब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितना झा सर ने हमें दिया बताया बस हो गया, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं, उन्होंने एक इशारा किया है ना, ही हैड जस्ट इंडिकेटेड कि ये भी है दिशा, थोड़ी इस दिशा में भी बढ़ो, थोड़ा इस दिशा में भी उन्होंने क्या कहा कि हमने एक आपको मतलब एक रास्ता दिखाया है, अब आपके पास में इसको लेकर के बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सोर्सेज से आप जाकर के पता कर सकते हैं उसके बारे में, और यदि आपको लग रहा है आपकी क्यूरियोसिटी अगर हो रही है, जो कि होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, तो उस क्यूरियोसिटी को शांत कीजिए, उन वेबसाइट्स पे जाकर के जो भी प्रामाणिक सर ने सोर्स बताया वहां से जाकर के आप थोड़ा और उसके बारे में अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा और पढ़ाई करें। तो ये तो एक आपके लिए क्या है, डोर ओपन किया गया है ना, उस डोर के जरिए आप और क्या क्या चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये है ना। जी जी सर। जी, कोई प्रश्न और कर रहे थे बीच में? जी सर, मैं कर रहा था। आवाज आ रही सर? आ रही है, बताइए। सर एक प्रश्न जो मैंने खुद इंटरव्यू के दौरान फेस किया था वो ये था कि अनुवादक और राजभाषा अधिकारी के कार्य में क्या अंतर है। तो एक चीज तो कॉमन थी उस वक्त, जो मुझे पता मतलब जैसा मुझे लग रहा था, और कुछ मित्र भी हैं तो मैंने पूछ भी रखा था, तो मैंने एक ही चीज कही थी कि राजभाषा का कार्यान्वयन के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मुख्य कार्य रहता है, अनुवाद करना तो मेरे ख्याल से कॉमन ही है उनमें। तो थोड़ा सा इस पे सर चर्चा हो जाए। मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा झा जी से कि कृपया इस प्रश्न पे जब मैं थोड़ा प्रकाश डालें, बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। राजभाषा अधिकारी, अनुवाद अधिकारी, हिंदी अधिकारी, हमने हालांकि इस पे चर्चा जब हम लोग इंटरव्यू के शुरुआत के सेशन कर रहे थे तो बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। आप लोग लगता है रिकॉर्डेड सेशन सुनते नहीं अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है कि शुरुआत के पहले हफ्ते में ही हमने इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करी है, मैं, संतोष जी और हम सब लोगों ने मिलकर के, और पूरे सेगमेंट मतलब कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी से लेकर के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अधिकारी, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, सहायक निदेशक राजभाषा, अलग अलग विभागों में जो ये अलग अलग पदनाम होते हैं, तो ये अलग अलग पदनाम क्यों हैं, इनमें क्या अद्यतन किस तरह के डेवलपमेंट्स चल रही हैं, किस तरीके से बदला जा रहा है। जैसे रेलवे में जो हिंदी अधिकारी होते थे उन्हें अब सहायक निदेशक राजभाषा के तौर पे उनके नाम का मतलब उनके पदनाम का नामांतरण इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी थी, और वो वीडियो आप सुनिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर करता रहता हूँ, थोड़ा सुनिए, समय दीजिएगा, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में पूरी 1-1.5 घंटे की चर्चा इसके ऊपर करी थी। संतोष जी ने जी बहुत सर, वो खास तरीके से बताया था। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा झा सर से उनका एक अपना इंसाइट इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें अगर संभव है तो। थोड़ी सी झा जी के पास नेटवर्क की हाँ, सतही तौर पर यदि देखते हैं हम कि अंतर क्या है, तो अनुवाद अधिकारी जहाँ भी हैं तो वो केवल अनुवाद तो नहीं करते हैं, अनुवाद के साथ अधिकतर कार्यान्वयन का कार्य भी वो देखते हैं, रिपोर्टें तैयार कर आगे राजभाषा कार्यान्वयन। जी कुछ कहेंगे? विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन मैं बस समिति की बैठक एक को लाइन एक लाइन झा जी यहाँ पे बस एक लाइन जोड़ दूंगा, फिर आप प्लीज कंटिन्यू करें कि ज्यादातर विभागों में, मंत्रालयों में जब आपको एज ए अनुवाद अधिकारी पोस्टिंग दी जाएगी, कॉर्पोरेशंस के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, झा जी बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों के बारे में बता रहा हूँ, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग ऑर्डर में यह लिखा जाएगा, उसमें चूंकि आप स्पेसिफिक अधिकारी हैं तो वो स्पेसिफिक कार्य भी उसमें उल्लेख किया जाता है आपके पोस्टिंग ऑर्डर में, उसमें लिखा जाता है कि अनुवाद कार्य के साथ साथ राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की देखरेख आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। प्राइमरी ड्यूटी में वो लिख करके आपको मतलब आपको आपका पोस्टिंग ऑर्डर दिया जाता है। जी हाँ, तो वही अनुवाद कार्य आपका मूल कार्य है, साथ ही साथ हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यालयीन वातावरण में हिंदी के सर्वांगीण विकास की योजनाएं हैं, जो भी कदम उठाने जाने हैं, चाहे वो बैठक हो, चाहे वो कार्यशालाएं हो, उन सब के आयोजन का दारोमदार अनुवाद अधिकारी पर ही होता है। यदि मैं कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति न होगी। राजभाषा अधिकारी बनने से ये होता है कि उसके उस अधिकारी बनने के बाद आपके पास कुछ प्रशासनिक शक्तियां आ जाती हैं, ठीक है, हस्ताक्षर करने का आपको अधिकार हो जाता है,
कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन आपके हाथों में हो जाता है, डेलीगेशन ऑफ पावर कुछ जो है आपको डीओपी कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए कार्यान्वयन और बेहतर करने की संभावना, हिंदी प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा अधिकारी की क्या आवश्यकता है। अनुवाद जब है ही तो राजभाषा अधिकारी की क्या आवश्यकता है, तो भाई उसके पास कुछ प्रशासनिक शक्तियां जो है नियमों के अधीन होती हैं, जिनसे वो बेहतर कार्यान्वयन कर पाते, क्योंकि कार्यालयों में हिंदी में काम करना हमारा दायित्व नहीं है, काम करवाना, काम करवाने का माहौल तैयार करना, मतलब हिंदी ये नहीं है भाई साहब। सभी लोग हिंदी में काम करेंगे, ऐसे वातावरण का निर्माण करने का दायित्व जो है अनुवाद अधिकारी और राजभाषा अधिकारियों पर, ठीक है। इस चीज को, और इसके लिए बार बार कहा भी जाता है कि अपना मूल काम हिंदी में करें। बार बार आप देखेंगे सामाजिक हिंदी और कार्यालयीन हिंदी के बीच की दूरी को कम किया जाए, ठीक है। तो मूलभूत अंतर मैं जो समझता हूँ कि जैसे नराकास की बैठकें हैं, तो जहाँ पर राजभाषा अधिकारी हैं वहाँ राजभाषा अधिकारी कार्यालय में भाग लेते हैं, जहाँ अनुवाद अधिकारी हैं वहाँ अनुवाद अधिकारी अपने कार्यालय प्रमुख के साथ उन बैठकों में भाग लेते हैं। तो कर्तव्य के तौर पर कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अधिकार में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य में विशेष अंतर न होने पर भी अधिकार में अंतर है। अधिकार क्षेत्र जो है एक अधिकारी का अधिक होता है, जिससे वह नियमों के कार्यान्वयन के लिए, नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए जो है उसके पास शक्तियां आ जाती हैं, बेहतर कार्यान्वयन हो पाता है। मतलब मेरे हिसाब से यही है, और बातें बहुत सारी हैं, तो छोटी छोटी बातों को पकड़ के कि वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो हम लोग सब कि क्या करना है। हमको जो मूलभूत बात है, उस मूलभूत बात एकदम असली बात आना है, ठीक है। कि भाई प्रशासनिक शक्ति उसके इसलिए, और कहीं भी अभी जो है आप जो है करवा पाएंगे। समझ में आई बात। साथ ही साथ हाँ, मैं आप जी सर, लोगों जी को सर। एक तो सूचनाएं और देना चाहता हूँ। हाँ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, सब जगह हिंदी की पढ़ाई होती है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में मॉडर्न साउथ एशियन लैंग्वेज है, इसमें इसको एमएससी इन मॉडर्न साउथ एशियन लैंग्वेज एशियन स्टडीज, ये 12 महीने का डिग्री कोर्स है। हार्वर्ड में आपको रेगुलर क्यूरिकुलम के साथ हिंदी, उर्दू, तमिल, तिब्बती, ये अलग 4 सेक्शन, तिब्बती में शास्त्री, फोटो खींच के मैं भेज दूंगा आपको। डिपार्टमेंट ऑल्सो सपोर्ट सेमेस्टर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन इन भाषा इंडोनेशिया, गुजरात। बताइए क्या क्या पढ़ाती है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। समर लैंग्वेज प्रोग्राम रन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज इन लखनऊ एंड जयपुर। तो देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय का आपके लखनऊ और जयपुर में व्यवस्था है, ठीक है। समर लैंग्वेज प्रोग्राम्स यहाँ पर ये लोग रन करते हैं। कैम्ब्रिज में हिंदी का विकल्प दूसरे और चौथे साल में ही है। यहाँ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न स्टडीज पढ़ाई जाती है। मेरे लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यूनिवर्सिटी जो बर्कले है, वहाँ जहाँ पर नींव सच्चिदानंद हीरानंद वासयन गेज ने रखी थी, वहाँ बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू पढ़ाई जाती है। प्रेमचंद अनुसंधान छात्रवृत्ति भी दी जाती है। यहाँ परिचयात्मक इंटरमीडिएट हिंदी और उन्नत हिंदी पढ़ाई जाती है, ठीक है। बस आपकी सूचना में एक और मतलब फेदर को जोड़ने के लिए, एक और पंख लगाने के लिए मैंने ये सूचनाएं भी आप लोगों को साझा कर दी। ये और कुछ मेरे पास और भी कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को, जो मेरा ये कुछ है
वो भी साझा, ताकि आप लोग अभी देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अभी आप लोगों के पास चीज़ों को पढ़ने का, ढूंढने का, खोजने का पर्याप्त समय है। अभी आप राजभाषा के क्षेत्र में हो रहे